हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनेसिस डिजिटल। तो आज हम ये फिजिक्स का क्विज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो था आपका बेस था जनरल मैथ्स के ऊपर। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डी साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। तो क्या क्वेश्चन गिवन है हम लोग को, डी ऑफ साइन एक्स कॉसेक एक्स अपॉन dx। तो इसमें बस सिंपल ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना था कि जो cosec x होता है इट इज बेसिकली 1 अपॉन sin x, और वाइस वर्सा हम जो बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि d ऑफ sin x इंटू 1 अपॉन sin x अपॉन dx, और हमें पता है कैंसिल होके क्या बन जाएगा, d ऑफ 1 बाई dx। और हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या आता है, जीरो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। 50% ने सही किया है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था कि इसमें आपको हाई लेवल का नहीं सोचना है, आपको अपने बेसिक लगानी है मैथ्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें फिर से डिफरेंशिएशन करनी है। क्या डिफरेंशिएशन में है, d ऑफ साइन रेज की पावर 4x अपॉन dx। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, अपना चेन रूल लगाना है। तो जनरली चेन रूल में बच्चों को दिक्कत होती है, तो एक बार आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। तो पहले जनरली आपने वो x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या बन जाएगा ये, जैसे कि x की पावर n का d बाई dx क्या होता है, nx रेज टू पावर n माइनस 1। तो अब सिमिलरली कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 साइन क्यूब x। पहला चीज हमारे चेन रूल में अंदर सबसे पहले हम पूरे फंक्शन को हमने डिफरेंशिएशन किया। अब हम उस फंक्शन के अंदर जाके डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फिर अंदर जब जाएंगे तो हमारे पास बचा सिर्फ sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 4 sin क्यूब x cos x, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। और 62% बच्चों ने ये सही किया है। जनरली जो चेन रूल है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आप इसको धीरे धीरे देखेंगे कि फर्दर आपकी फिजिक्स में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। तो एक फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आपको इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना है, अपने इसको अच्छे से करना है। मैक्सिमम बच्चों ने तो सही किया, लेकिन जो बच्चे गलत कर रहे हैं कोशिश करें कि अगली बार भी आप सही करें इस टाइप के क्वेश्चन। मिस्टेक्स हमें रिपीट नहीं करनी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ y is equals to x upon x plus 1 then find dy by dx। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, y is equals to x upon x plus 1, हमें निकालना क्या है, dy by dx। तो जनरली हम बेसिकली इसमें क्या देख रहे हैं कि जो x हमारा वेरिएबल है और वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपना बेसिक एकदम क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल जो होता है उसको आपको बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखना है। इससे कोई डेरिवेशन वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है हमारे लेवल पर। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, d बाई डी एक्स। अगर हम u बाई v इस टाइप की बेसिक फॉर्मेट है तो हम इसका लिखते हैं, इट इज इसका जो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होके जो हमारे पास टोटल एग्जैक्ट डिराइव करके जो फॉर्मूला आता है दैट इज u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। अब ये जो मैंने u डैश और v डैश लिखा है ये बेसिकली क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ u, एंड v डैश क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ v। वो आप समझोगे जब मैं इसको एक बार पूरा करके दिखाऊंगा आपको। तो करना कैसे, देखो हमारे पास क्या गिवन है, d बाई dx, ये y है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, y हम लोग को x अपॉन x प्लस 1 गिवन है। तो दिस इज dx अपॉन x प्लस 1, कुछ इस फॉर्मेट में। तो हम ये देख रहे हैं कि u की पोजीशन में हमारे पास x है। u डैश इज बेसिकली डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ u। तो u क्या है हमारे पास, x। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, तो वो क्या हो जाएगा, 1 dx बाई dx कितना होता है, 1। और हमारे पास x प्लस 1, तो x प्लस 1 हमारे पास v की पोजीशन पर है, तो v को हमने एज इट इज लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1। उसके बाद माइनस में क्या है, v डैश। v डैश इज बेसिकली डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हमारे पास v क्या है इस पोजीशन पर, x प्लस 1, और उसको जब हम dx से टर्म पे करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। आप देख भी सकते हो कैसे कि dx प्लस 1 अपॉन dx जब करोगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, dx अपॉन dx प्लस d1 बाई dx। तो ये तो हो गया हमारे पास 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो ये d ऑफ x1 अपॉन dx, d ऑफ x प्लस 1 अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमारे पास u क्या है, u की पोजीशन में हमारे पास x था तो हमने x लिख दिया, और v का स्क्वायर मींस एज इट इज हमने x प्लस 1 का स्क्वायर कर देना है। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, x प्लस 1 माइनस x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन
1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर या फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है, और मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है। मींस क्वेश्चन ट्रू, बच्चों को समझ में अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रेट y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस ई रेज टू पावर x। तो हमें क्वेश्चन में क्या किया मैंने? y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस ई रेज की पावर x। इसका हमने इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन y विद रिस्पेक्ट टू dx ही हमें कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास x ही वेरिएबल है। तो और लिखा भी हुआ है क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस ई रेज की पावर x इंटू dx। हमें पता है कि इंटीग्रेशन में सिंपल है, आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स dx प्लस ई रेज की पावर x dx। और कोई लिमिट नहीं है तो फिर कांस्टेंट भी आएगा। तो 1 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx हमारे पास हो जाएगा log e बेस x, प्लस में e की पावर x से क्या रहता है? x, और पूरे का हमारे पास ये कांस्टेंट आएगा c, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं लगा रखी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में सिंस log e पावर e मेंशन नहीं होती है, अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो हम log 10 मानते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट है। बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा? log टू द बेस e, दैट इज रिटन एज ln। तो ln x प्लस e रेज की पावर x प्लस c विल बी द बेस्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शंस में इट इज नॉट मेंशन। आप ये मान के चलो कि ये इसकी बेस e है, लेकिन अगर कुछ न लिखा हो, सिंपली log लिखा होता है, तो उसकी मतलब होता है log टू द बेस 10। लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट है ये, आप ध्यान रखना इस चीज को कि मिसप्रिंट है, इसको याद मत करना कि मिसप्रिंट है। log टू द बेस e आएगा, दैट इज ln, नेचुरल log। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला आराम से करेंगे हम। क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ अ पर्सन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर स्टार्ट्स फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट ऑफ 450 सेंटीमीटर। मींस हमारे पास क्या है? एक लैम्प पोस्ट है, यहाँ पे बल्ब लगा है जहां से लाइट की डायरेक्शन आ रही है। इसकी जो हाइट है ये हम लोग को मेंशन है 450 सेंटीमीटर, और हमें दिया हुआ है कि बंदा जो है यहाँ से कहीं जा रहा है। हम मान लेते हैं कि ही इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो पर्सन ऑफ हाइट तो कहीं से भी मान सकते हो आप। मैंने मान लिया कि रैंडम पोजीशन y से यहाँ पर बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ से मूव कर रहा है, और यहाँ पे जब लाइट आएगी तो अगर आप बेसिक्स यूज करोगे मैथ्स के, जो अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह में आपने पढ़ा होगा, और बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर, तो बस ये आपने सिंपली ड्रॉ करना है। इसको कोई रे ऑप्टिक्स के ऊपर नहीं लेकर जाएं, ये सिंपली आपका बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि इसकी टोटल पूरी 450 सेंटीमीटर से आ रही है और ग्राउंड को टच कर रही है। हम ये मान के, ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, जो मैंने x मेंशन की हुई है, ये मेरे पास शैडो की डिस्टेंस होगी। शैडो मतलब शैडो की लेंथ होगी। और ये जो डिस्टेंस जो y मेंशन है, ये क्या है? y क्या है हमारे पास? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन। तो ये जो है हमारा, ये बेसिक्स है इस क्वेश्चन का, और इसी का हमने यूज करना है। तो एक बार हम इसका छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं कि अगर हम इसको मैथ्स के टर्म पर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया जहां पर एक 450 सेंटीमीटर का हमारे पास लैम्प पोस्ट है, और ये जो है ये 180 सेंटीमीटर का हमारे पास इंसान खड़ा हुआ है, और यहाँ से हमारी लाइट आई थी, और ये हमारी शैडो की डिस्टेंस है x, और ये हमें डिस्टेंस दी है y। हमें निकालना है क्वेश्चन में, देखिए, द पर्सन वॉक्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। कांस्टेंट रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी दी हुई है। तो वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस ट्रैवल। तो वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? dx/dt। ये जनरल हम लिखते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख लो ds/dt, जहां पे s इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस ट्रैवल। लेकिन इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस ट्रैवल की है इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, लैंप पोस्ट थी, वो इधर से इधर आया, तो डिस्टेंस कितने ट्रैवल की उसने? y। तो हमें क्वेश्चन में जो s की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई? y के बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? dy/dt इज गिवन टू अस एज 4 किलोमीटर पर आवर।
तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास s की वैल्यू है वो है y, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो ds by dt जो हमारे पास वेलोसिटी गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर, वो हमारे पास क्या गिवन है dy by dt। तो dy by dt हमें क्वेश्चन में गिवन है एज 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास ये एक डाटा हमें गिवन है क्वेश्चन में, dy by dt इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द रेट एट विच शैडो इंक्रीजेस मींस धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे शैडो की लेंथ चेंज होगी। तो हमें बस वही बताना है कि जो कितना किस रेट से चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी एट विच द शैडोज लेंथ इज चेंजिंग, दैट इज dx by dt हमें निकालना है। ठीक है, आराम से समझो इसको। dy by dt हमारे पास क्या है, it is basically the velocity with which the person or the man is moving, और dx by dt क्या है, the rate at which shadow is changing। exactly वो increases नहीं आएगा, यहाँ पे exactly करो changing आएगा, shadow the rate at which shadow is changing, जो distance x है, थोड़े टाइम के बाद बंदा इधर आ जाएगा, ये distance इतनी हो जाएगी, फिर इधर आ जाएगा, फिर तो distance थोड़ी और कम हो जाएगी। तो ये जैसे ही बंदा आगे बढ़ रहा है distance में change आ रहा है, तो अभी जो distance में change आ रहा है किस rate से change हो रहा है हमने ये निकालना है। तो हम ये देखेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा बेसिक्स लगाओ ट्राइंगल के, दैट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। ठीक है, तो इसको डेरिवेशन पर हम नहीं जाएंगे, सिंपली अगर आपने नहीं करी या फिर आप भूल गए तो आप ये याद रखेंगे कि जो हमारे पास अगर कोई बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसके अगर किसी भी एक साइड के परपेंडिकुलर अगर हमने कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, तो जो छोटा सा ट्राइंगल हमारे पास बनता है, ये छोटा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल से क्या होता है, बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्राइंगल ABC था वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल PQC से। तो अगर हमें ये पता है कि जो सिमिलैरिटी यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है, तो हम यहाँ पर ये जानते हैं कि जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड का जो रेशियोज होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, देखो जैसे मैंने अभी आपको वो थ्योरम बताई, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, जो ट्राइंगल ABC है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा द ट्राइंगल PQC। तो हमें ये पता लग गया। और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बेसिक एक बार आप फिर से रिवाइज कर लो। इसमें होता क्या है, सिंपली जो हमारे यहाँ पे यूज होगा मैं वही बता रहा हूँ आपको कि सिमिलैरिटी अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, हर एक मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, जैसे ये वाली साइड अगर मैंने AB ली तो करस्पॉन्डिंग इसकी जो इस वाले छोटे ट्राइंगल की जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी PQ। तो ये क्या लिखेंगे, AB अपॉन PQ। ठीक है, फिर मुझे पता है अगर मैंने बड़ी साइड ली AC तो इससे करस्पॉन्डिंग जो लेंथ हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, PC। तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन में PC। तो ये जो रेशियोज होंगे वो सेम होंगे, ये सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी गिवन है हम लोग को, 450 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर, और जो PQ की वैल्यू गिवन है वो गिवन है 180 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू हमें गिवन है x प्लस y, और PC की वैल्यू कितनी गिवन है हम लोग को x। आज हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, काटा तो हमारे पास क्या बचा 5/2। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन x। तो सॉल्व करेंगे कितना रहेगा, 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y। तो एक छोटा सा जनरल रिलेशन आ गया हमारे पास x और y के बीच में। तो हमें dt वाला टर्म्स निकालना है, तो हमें डिफरेंशियल फॉर्म निकालना है। तो ये एक आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर हम क्या कर सकते हैं, ये इस इक्वेशन को अगर मैंने दोनों तरफ से d by dt से मैं डिवाइड कर दूं, मतलब d by dt से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये दो मेरी इक्वेशन तभी भी चेंज नहीं होगी, बिकॉज d by dt मेरा फिर भी कैंसिल हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय d by dt। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ये, और ये कितना आ जाएगा d by dt इंटू 2y। तो हमारे पास पता है कि 3 बाहर आ जाएगा dx by dt, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ dy by dt। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, dy by dt दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम सीधा डाल सकते हैं उसको कि dy by dt मेरे पास किसके बराबर होगा, 4 किलोमीटर पर
आवर की, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 3 times of dx by dt is equal to 2 times of dy by dt, that is 4. तो हम लोग क्या लिखेंगे, dx by dt is equal to 8, 3 times of, तो ये हमारे पास आ गया, हमें निकालना क्या था, dx by dt, तो dx by dt is equal to 8 by 3. और जो इसकी यूनिट्स होगी वो dy by dt के इक्वल होगी, क्योंकि हमने dy by dt को क्या पुट किया था, 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी जो भी यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, 8 by 3 किलोमीटर पर आवर. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन. और मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है और सिर्फ 11 ही स्टूडेंट्स ने सही किया है. चलो आगे और भी स्टूडेंट्स करें. तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंपल सा, डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड है, यूनिट्स डायमेंशन के ऊपर सिंपल. व्हिच वन हैज नॉट द सेम यूनिट एज अदर. देखो पहला ऑप्शन हम लोगों को क्या गिवन है, वॉट. सेकेंड वॉट क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर. ये क्या है, टाइम की यूनिट है. तो पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वॉट पावर इंटू टाइम है. बेसिकली ये है क्या चीज, पावर इंटू टाइम. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम इंटू टाइम. अब एक ये चीज आपको याद रखनी है, कभी भी आप डायमेंशन से क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला चार्ट प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप वो सारा याद करो, क्योंकि वो जो फॉर्मूला, जैसे अब आगे हम लोग स्टीफेंस कांस्टेंट, कोई हो सकता है विस्कोसिटी के जो कांस्टेंट होते हैं ईटा वगैरह, और बहुत सारी जो डिफरेंट जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैट कांस्टेंट या फिर इंडक्टेंस वगैरह के फॉर्मूला यूज करके हम सिंपल डायमेंशन के क्वेश्चंस करेंगे आगे. तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है कि आपके पास पूरा कंप्लीट फॉर्मूला चार्ट हो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का, कि अगर आपको अभी इंडक्टेंस वगैरह भी समझ में नहीं आएगा लेकिन आपको पूरा का पूरा एज इट फॉर्मूला याद हो, ताकि अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ इसलिए ना करो कि आपको जनरल फॉर्मूला याद नहीं थे. ठीक है, तो आपको इसलिए अच्छे से सारे फॉर्मूला याद चाहिए. अगर आपको याद ही नहीं है, अगर आपने वर्क बाय एनर्जी नहीं पढ़ा, लेकिन आपने 9th स्टैंडर्ड में पावर का फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है कि एनर्जी अपॉन टाइम है, तो आप उसको यूज करोगे यहाँ पर. तो यहाँ से टाइम करके, तो पहली जो हमारा ऑप्शन था वॉट सेकेंड, इसकी यूनिट क्या आ रही है, एनर्जी. तो हम अपना सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं. तो सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है, ईवी. तो ईवी होता क्या है, अगर आपने इसको फिजिक्स में भी नहीं पढ़ा होगा, आपने इसको भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पे आपने इसका पढ़ा होगा कि यूनिट ऑफ एनर्जी है. बोहर्स मॉडल में आपने इसको यूज भी किया होगा. तो ये होता क्या है, बेसिकली इट्स एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो और ये जो होता है यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, यूनिट ऑफ एनर्जी. थर्ड ऑप्शन किलोवाट आवर. तो किलोवाट आवर क्या है, देखिए किलोवाट आवर सेम है. आप इसको और इसको कंपेयर करो. ये जो पहला ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, आप इसको कंपेयर करो. इसमें क्या दिया हुआ है, किलोवाट आवर. अब यहाँ पे वॉट था, यहाँ पे किलोवाट है. फर्क तो कुछ नहीं है, बस इसकी क्या हो जाएगा, यूनिट्स वगैरह में, इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज में फर्क आएगा, लेकिन इसकी जो डायमेंशनल चीज जो है वो तो सही रहेगी. तो मतलब अभी वो भी सेम रहेगी. तो किलोवाट अभी भी किसकी यूनिट है, पावर की. और टाइम को सेकेंड से आवर कन्वर्ट करने से टाइम का डायमेंशन चेंज नहीं होता. तो अगर यहाँ पे वो टाइम था तो यहाँ पर भी ये टाइम है. तो बेसिकली किलोवाट आवर है क्या चीज है, पावर इनटू टाइम है. तो अभी मैंने बताया था ये किसकी यूनिट थी, एनर्जी की यूनिट थी. तो हमने देखे जो पहले 3 ऑप्शंस हैं वो एनर्जी की यूनिट को शो कर रहे हैं. और हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है हमारे पास जूल सेकंड. जूल सेकंड है क्या चीज, आप ये देखो, ये क्या एनर्जी है. जूल किस चीज की यूनिट होती है, जूल होती है एनर्जी की यूनिट. और सेकंड है टाइम की. तो एनर्जी इनटू टाइम. तो आपका एग्जैक्ट इसका जो हम इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, जूल सेकंड इज बेसिकली एनर्जी इनटू टाइम. और अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर याद है तो आपको ये पता होगा, जूल सेकंड जो होती है, इट्स द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. तो हम तीनों ऑप्शंस को कंपेयर कर लेते हैं.
पहला ऑप्शन हमारे पास एनर्जी आया, दूसरा ऑप्शन हमारे पास एनर्जी का यूनिट है किलोवाट आवर, हमारे पास एनर्जी आया, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो हमारे पास इसका यूनिट आ रहा है एनर्जी इनटू टाइम, पता एनर्जी इनटू टाइम के डायमेंशन से मैच हो रहे हैं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच वन हैज नॉट द सेम यूनिट एज अदर, मतलब जिसकी यूनिट इन सबसे अलग है, तो ये एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये क्या है एनर्जी इनटू टाइम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और सबसे मिनिमम बच्चों ने यही किया है। तो मैक्सिमम बच्चों ने क्या आंसर किया है, ईवी वाला। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, अपने केमिस्ट्री का दिमाग यहाँ पे लगाओ, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स खोल के दोबारा से पढ़ो, वहां पे आपको ईवी मिल जाएगा। बोहर मॉडल के अंदर एनर्जी की जब डेरिवेशन कराई जाती है कि nth लेवल के ऊपर कितनी एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन के पास, वहां पर आपको ईवी फॉर्म में निकाला जाता है, वहां पे आपको ईवी की डेफिनेशन भी लिखवाई गई होगी, इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी। और एक कब आती है, हम इसको फिजिक्स में आप 12th स्टैंडर्ड में इसको बहुत अच्छे से डील करोगे, और ये तो इजी था, आप इसको पहचान गए, ये भी आपके लिए इजी था। तो मैक्सिमम बच्चे ईवी पर कंफ्यूज हुए और मिनिमम बच्चों ने, बहुत कम बच्चों ने यहाँ पर जूल सेकंड आंसर किया जो सही आंसर था। तो इस चीज पर आप ध्यान जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाना था। इसमें बहुत बच्चों ने क्या किया है, होगा मुझे लगता है कि यहाँ पर सोचा होगा ये cosec x है, ये cosec x नहीं है, ये cos e raised to power x है। वो थोड़ा अगर आपके पास पेपर फॉर्मेट में प्रिंट हो तो ये अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो हमारे पास गिवन क्या है, y is equals to log cos e raised power x, dy by dx निकालना है। अब सिंपली देख लो ये है क्या चीज, क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या यूज हो सकता है, यहाँ पे आपने क्या यूज करना है, चेन रूल। चेन रूल क्या है, पहले आपने इसको x मानकर log x को डिफरेंशिएशन करना है, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई में किसको करना है, इस वाली चीज को, फिर अंदर जाना है। तो मींस बाहर से अंदर की तरफ फंक्शंस को आपने डिफरेंशिएट करना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। देखो कैसे, log cos e रेज की पावर x, हमें पता है log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, 1 cos e रेज की पावर x, पहली चीज। दूसरी चीज हमने क्या करना है, cos e रेज की पावर x को डिफरेंशिएट करना है। तो cos e रेज टू पावर x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ sin x। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ sin e रेज पावर x। उसके बाद अपने किसको करना है, अंदर वाले को करना है, e रेज की पावर x, तो मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर x। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin e रेज टू पावर x अपॉन cos e रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय e रेज टू द पावर x। तो आप ये देखते हो sin बाय cos हमारे पास क्या होता है, tan। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ tan e रेज टू द पावर x इंटू e रेज टू द पावर x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चेन रूल बार बार बोलता हूँ, अच्छे से रिवाइज करो, और इसमें तो मैक्सिमम बच्चों ने यही सही आंसर किया हुआ है। फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ये एक अच्छा टॉपिक होता है और ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम का जो टॉपिक है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप फर्दर भी देखोगे, आपके बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज होगा। तो y इज इक्वल्स टू, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y दिया हुआ है, हमें उसकी बताना है कि कहां पर ये मैक्सिमा लाई करेगा, कहां पे मिनिमा लाई करेगा। तो क्या गिवन है हम लोग को, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6। सिंपली देखिए, करने का सिंपल तरीका है, आपने इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, तो वो हम एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो क्या गिवन है हम लोग को, dy बाय dx सबसे पहले हम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 6x प्लस 0। देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपके फिजिक्स के बेसिक्स हैं, उसमें आपको बहुत फ्लुएंट होना चाहिए कि सिंपल वाले जो है वो आपको एकदम फटाफट हो, ताकि आप टाइम खराब ना करें फॉर्मूला रिवाइज करते वक्त। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, मुझे पता है कि अगर मुझे क्या निकालना, क्या है, x की वो वैल्यू जिसपे y मैक्सिमम मिनिमम हो। अगर x की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो नेट dy by dx मेरे पास 0 आएगा।
अगर मेरे पास x मिनिमम वैल्यू होगी तभी भी dy बाई डी एक्स जीरो आएगा। ये चीज हम डिराइव भी कराते हैं कि कभी भी किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू में क्या होगा, अगर डिफरेंशिएट करोगे इसमें, अगर आप x की मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे तभी dy बाई डी एक्स आपका जीरो आएगा, x की वैल्यू मिनिमम पुट करो तभी भी dy बाई डी एक्स आपका जीरो आएगा। तो यहाँ पर आएगा क्या, dy बाई डी एक्स is equals to 3x square minus 6x is equals to 0 for finding the values of x where either maxima can lie or either minima can lie। means यहाँ पर x की दो वैल्यूज आप देख रहे हो, एक इक्वेशन कैसी आ रही है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं, तो यहाँ पे दो रूट्स आएंगे और दो रूट्स पर एक पर लाई करेगा आपका मैक्सिमा, एक पर लाई करेगा मिनिमा। तो आप देख सकते हो पहले x इज इक्वल्स टू जीरो पर ही आपका क्या लाई कर रहा है, मतलब x इज इक्वल टू जीरो पर ही हमारी इक्वेशन क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। पुट करके देख लो x इज इक्वल जीरो आएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो। दूसरा क्या होगा, हम ये कर सकते हैं 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x लिख सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दिया हमने, x काट दिया तो x की वैल्यू आ गई 2। तो मेरे पास दो आ गए हैं जहां पर हमारे पास एक दिया मेरे पास x की वैल्यू 0, एक है x इज इक्वल टू 2 पर। यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक पर मैक्सिमम लाई करेगा और किसी एक पर मिनिमम लाई करेगा, वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो क्या दिया हुआ है, तो उसको चेक करने का सिंपल तरीका है, आपने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर देखना है, मतलब आपने उसको डबल डिफरेंशिएट करना है, डबल डेरिवेटिव लेना है dy बाई डी एक्स का। तो ये कितना लाना पड़ेगा, d2y बाई डी एक्स टू, तो कितना आ जाएगा ये 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप देखोगे तो हमें अब ये निकल गया मेरे पास। अब हमने क्या करना है, मैंने x की वैल्यू, अब मुझे बताना है कि x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है या फिर x इज इक्वल टू 2 पे। तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, d2y बाई डी एक्स टू अगर मेरे पास पॉजिटिव आ जाता है तो ये कंडीशन किसकी होती है, मिनिमा की, और अगर यही d2y बाई डी एक्स टू अगर मेरे पास नेगेटिव आ जाता है तो ये कंडीशन किसकी होती है, मैक्सिमा की। तो मैंने क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो एट x इज इक्वल टू 0 आप इक्वेशन में पुट करो, कितना आ जाएगा 0 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 कितना आ जाएगा -6। तो ये नेगेटिव आ रही है वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या लाई करेगा आपके पास, मैक्सिमा। और अगर आप x इज इक्वल टू 2 रखते हो, 6 टू 12, 12 माइनस 6 यानी क्या प्लस 6 आएगा, यानी यहाँ पे क्या लाई करेगा आपके पास, तो हमारा क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मींस -6 आ रही है, तो यहाँ पर हमारा क्या लाई कर रहा होगा, मैक्सिमा। तो थोड़ा सा ऑप्शंस इधर उधर हैं, लेकिन आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। पहले क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0, उसके बाद हमारे पास मिनिमा पूछा हुआ है तो वहां पे 0, तो आंसर क्या आएगा 0,2। लेकिन यहाँ पे कोई और ऑप्शन है ही नहीं तो अच्छा, तो यही रहेगा, और बहुत कम बच्चों ने किया है। आप इस पे और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो बेटा, मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप आगे भी देखोगे काइनेमेटिक्स वगैरह में भी आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, तो ये टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एग्जामिनेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा काइनेमेटिक्स पर बेस्ड है, लेकिन अगर आपको यूनिट एंड डायमेंशंस पर अगर आपने फॉर्मूला याद किया तो ये सिंपल आपका डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला है, मतलब डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गवर्न्ड बाय द इक्वेशन s is equals to 2t क्यूब। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, s is equals to 2t क्यूब प्लस माइनस s is equals to कितना गिवन है, 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। तो ये हमारे पास 2t प्लस 2, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है s की, और s होता क्या, बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल, और यहाँ पर इस केस में जो पोजीशन है वो हमारा s ही है। तो जो s है ये हमारा पोजीशन ही है। तो हमें पहले पार्ट में क्या निकालना है, पोजीशन निकालना पार्टिकल का एट टाइम t इज इक्वल टू 2। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर हमें पोजीशन निकालना है, तो s आपने t को सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आपके पास आएगा क्या, 2 into 2 क्यूब माइनस 3 into 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2 प्लस 2। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2 का क्यूब 8 into 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 into 3 12 आ जाएगा, प्लस
ये 4 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हमारे पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया 10 मीटर आएगा। पहले वाले पार्ट का आंसर हमारे पास 10 मीटर। तो पहले पार्ट का हमारे पास आएगा आंसर 10। और हमें निकालना क्या नेक्स्ट पार्ट में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होती क्या है, बेसिकली वेलोसिटी इज ds by dt। तो वेलोसिटी v कैलकुलेटेड एज ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt को कैसे लिखोगे आप, हमारे पास इक्वेशन है, आपने सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास आएगा क्या 60 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2। तो यहां पर हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है। ये हमारे पास वेलोसिटी की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई है। तो वेलोसिटी की अगर हम लोग को वैल्यू निकालनी है एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट मतलब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। वेलोसिटी आ जाएगी 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 2। तो ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 24 आ गया, माइनस ये आ गया 12 प्लस 2, तो ये कितना आएगा 14। इसकी यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरे पास सेकंड पार्ट भी आ गया मेरे क्वेश्चन का। देखो अगर आप सिर्फ 2 पार्ट भी निकालोगे ना तो आप अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग पूरा देखते हैं कि हम लोग एक्सेलरेशन तक कैसे निकालेंगे। और तो आंसर आपका सीधा बन गया बी पार्ट, क्योंकि पहले का आंसर हमारा था 10 और दूसरे का आंसर आया था 14। तो सिर्फ ये एक लौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें ये मिल रहा है, लेकिन हम एक्सेलरेशन भी निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज बेसिकली डिफाइंड एज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv by dt निकालना है, तो इसको ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आई थी 60 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2। तो इसका आप डेरिवेटिव लो तो कितना रहेगा 12t माइनस 6। तो आपने क्या निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, पुट करिए वैल्यूज, तो कितना आएगा 24 माइनस 6 जिसकी वैल्यू आती है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है 10 14 18 10 14 18 इज द करेक्ट आंसर। और मैक्सिमम लोगों ने सही किया और ये सही भी होना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं काइनेमेटिक्स के, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। मींस काइनेमेटिक्स में जो मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको नीट में मिलेंगे वो इसी टाइप के होते हैं, जहां पे हमें डेरिवेटिव लेकर उसको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप बहुत बार देखोगे अपने 11th स्टैंडर्ड में भी। अभी आप इसको याद रखोगे मैथ्स के टर्म्स में। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस √5 cos x। तो y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस √5 cos x। तो हमें क्या निकालना, क्या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है y की। अब देखो जब आप एसएचएम पढ़ोगे तो आप इसको पढ़ोगे कि ये जो टोटल इक्वेशन है ये एसएचएम की इक्वेशन है, तो इसको निकालने के तरीके होते हैं, इसको हम सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम से बोलते हैं। लेकिन हम यूनिट एंड डायमेंशंस पे क्या करते हैं, हम जब बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं तो हम ये बताते हैं कभी भी हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन हो जहां पे हमें ये बोला जाए कि y जो है वो साइन और कॉस का फंक्शन है, इस तरीके से कि हम उसका जनरल फॉर्मेट लिखते हैं y इज इक्वल टू a sin x, ठीक है, प्लस में b cos x। माइंड रखिए पूरी की पूरी वैल्यू ऐसे पता होना चाहिए, ये दोनों x सेम होने चाहिए, ये a और b अलग हो या सेम भी हो सकते हैं, a इक्वल भी हो सकता है और a नॉट इक्वल टू b भी हो सकता है, कुछ भी हो। तो उस सिचुएशन में जो y की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है प्लस ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये नोट्स में होगा आपके, नहीं याद एक बार अभी जाके रिवाइज करो, ये आपके नोट्स में होगा कि इस फॉर्मेट का ये होता है। नहीं अगर आपको अभी नहीं मालूम तो आप इसको याद रखो, ये मैथ्स में इसको डिराइव किया जाता है जो एग्जैक्ट मैथ्स सिलेबस में जो है, लेकिन जब आप एसएचएम पढ़ोगे तो उसमें इसका पूरा आपको डिराइव किया जाएगा कि इसको वेक्टर फॉर्म से सुपरपोजिशन के थ्रू भी हम निकालते हैं, तो वो बात की बात है, अभी तो हम इसे करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू y की, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ऑफ रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, मींस y मैक्सिमम की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 4 प्लस
5 का रूट 5 का स्क्वायर कितना 5, ये कितना हो गया रूट 9, ये कितना हो गया 3 आएगा इसका आंसर क्या आ गया इसका 3। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 3। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन ये इस टाइप के क्वेश्चंस नीट 2021 में ऐसे 2 क्वेश्चंस आए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते तो ढंग से देखो, वरना तो ये आपके जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये बेसिक्स हैं, बेसिक क्वेश्चंस है। और ये आपको केपीवाई जैसे एग्जाम्स में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे सेम टू सेम इस तरीके के। थोड़े से उसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपके सिंपल डायमेंशन दिए, वहां पे थोड़े कॉम्प्लेक्स डायमेंशन दे देंगे, लेकिन फंडा सेम वही रहेगा जो भी हम करने वाले हैं, लेकिन बस उसमें डायमेंशंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो देखिए कैसे करना है ये क्वेश्चन। यूनिट्स हमें क्या दिया हुआ है, हमें मास का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, जब हम मास को हम पढ़ा होगा यूनिट्स में, फंडामेंटल यूनिट्स में मास है, तो हमें क्या दिया हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई है जिसमें ये बोला गया कि मास को फंडामेंटल यूनिट्स में मास को इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ और टाइम की करना है। ये पीछे कैसे होगा, शुरू करूं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, इफ फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T बी कंसिडर्ड द फंडामेंटल यूनिट्स, देन यूनिट्स ऑफ मास विल बी। तो ये जो देख रहे हो आप, ये क्या एक हाइपोथेटिकल, प्योर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो मास होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है, फोर्स को आप उसको टर्म्स में यूज करते हो, लेकिन एक हाइपोथेटिकल बनाया गया क्वेश्चन। तो इसको कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। और जो चीज हमें याद रखनी है कि जो अगर आपको सभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको सीखो, क्योंकि ये बहुत टाइप के एग्जाम्स आपको मिलेंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन कभी कभार इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आईटी एडवांस में मिलते हैं। और नीट में तो इस साल 2021 में इसके 2 क्वेश्चंस थे, और केपीवाई 2020 में भी इसका एक क्वेश्चन था। फर्क क्या होता है कि यहाँ पे आपको सिंपल डायमेंशंस दिए हुए, वहां पे थोड़े कॉम्प्लेक्स कर देगा आईटी एडवांस या केपीवाई में, लेकिन आपका जो बेसिक्स होगा वो सेम होगा। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। हमें मास को लिखना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। तो क्या लिखेंगे, m is directly proportional to f raised to the power a, l raised to the power b, t raised to the power c। आपने इसको ऐसे एज इट इज रहने दीजिए। तो m क्या हो जाएगा, चलो इसको ना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब कभी भी हटाओगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो प्रोपोर्शनैलिटी हमारा इक्वल्स में कन्वर्ट हो गया जब हमने कोई कांस्टेंट लगाया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एरिया, m और एरिया मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो मास इनटू फोर्स क्या होता है, देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास m है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है lt माइनस 2। तो हमारे पास क्या हो गया, mlt माइनस 2 रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b, t रेज टू द पावर c। ठीक है, और मास की यूनिट मास ही होती है, m भी लिखेंगे इसको। तो हमने क्या किया, जो मास m यूनिट इज इक्वल्स टू k। आपने क्या करना है, m को एक साइड लिखना है, l को अलग साइड लिखना है, और t को अलग साइड लिखना है। कैसे, m रेज टू द पावर a बचेगा आपके पास, फिर आप l को लिखोगे तो l की पावर a इधर आ रही है, और l की पावर b। तो पता ही आपको कि अगर हमारे बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो l रेज टू पावर a प्लस b हो जाएगा, t रेज टू पावर माइनस 2a प्लस c। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी। तो हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशन बनेंगे। अब देखना, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। देखो कैसे कंपेयर करना है, आप इसको m क्या लिख सकते हो, m रेज पावर 1, L0 और T0, क्योंकि हमें पता है कि L और T कोई डायमेंशन नहीं है, तो L0 पावर 0, T टू द पावर 0 चलता है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आप k को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनली बताना होता है। k जो होता है हम डायमेंशन से नहीं निकाल सकते हैं, तो मैं k को यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। आगे देखना ध्यान से, m रेज टू द पावर a, m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर a प्लस b, और t रेज टू द पावर माइनस ऑफ 2a प्लस c। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1,
और a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो a 1 था तो b किसके नहीं, क्या किया हमने, देखो यहाँ पर l 0 है, मैंने m के साथ कंपेयर किया, a को हमने 1 लिख दिया, l को l के साथ कंपेयर करना है तो a प्लस बी 0 लिख दिया, t को t के साथ कंपेयर करना है तो माइनस ऑफ 2a प्लस c को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो a की वैल्यू हमें पता थी 1, b इज इक्वल 0, तो b किसके बराबर आ जाएगा, -1। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो क्या लिखेंगे, c की वैल्यू इज 2a, a की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2। तो c की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास यहाँ पर 2a के बराबर। तो c की फाइनल वैल्यू, क्योंकि a हमारे पास यहाँ से 1 था तो c की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू, ये हमारे फाइनल डायमेंशंस है। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या बन जाएगा, m कैन बी रिटन एज सम कांस्टेंट वैल्यू k f रेस पावर a के ऊपर, तो यहाँ पर हम f रेस पावर 1 लिख देंगे, l रेस पावर b की तो l रेस पावर -1, और t रेस पावर c की तो कितना आ जाएगा मेरे पास, t रेस पावर 2। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, f1 l -1 t2, f1 l -1 और t2। तो हमारे पास सी ऑप्शन सही आ रहा है, सी ऑप्शन हमारे पास सही आ रहा है, f l -1 t2। तो ये है, तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, आपको अच्छे से करना आना चाहिए, नहीं आया तो आई होप ये क्लियर होगा आपको, और नेक्स्ट टाइम आप ऐसी कोई गलती ना करो। तो यहाँ पर हमारा फिजिक्स का क्विज खत्म हो जाता है। थैंक यू।